हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन IAS एकेडमी। आप सबके बीच मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा और विवादों में रहा विषय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो केशवानंद भारती केस से अस्तित्व में आया। तो आखिर ये मुद्दा जो है क्यों चर्चा में उठता रहता है बार बार, इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो दरअसल मामला यहाँ से शुरू होता है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने एक टिप्पणी की है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो उच्चतम न्यायालय है वो भारत की जो संसदीय संप्रभुता है उसको कम करने का प्रयास करता है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हवाला देते हुए भारत के विभिन्न संवैधानिक संशोधनों को रद्द कर देता है या उसे अवैध घोषित कर देता है। तो इस पर यह विवाद उठाया कि आखिर ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसका उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा बनाए गए विधियों को अवैध कर देता है, अमान्य कर देता है और इससे सरकार जो है कि खुश नहीं है। तो आप सबको पता होगा कि हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उस लड़ाई में लगभग किसानों, सभी वर्गों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, ग्रामीण जनजातियों, आदिवासियों, सबका एक योगदान रहा और सबके अपने अपने सपने थे। भाई जो आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले किसान थे, उनका ये मतलब था कि हमें जमींदारों से आज़ादी मिले, हमारी अपनी भूमि हो जिस पर हम उपज कर सकें, पैदावार कर सकें। महिलाओं के लिए आज़ादी थी कि नीति निर्माण में और डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी हो। उनका ये मतलब नहीं था कि संसद में जाकर कुछ लोग बैठ जाएं जो पहले अंग्रेज थे अब भारत के हो गए। तो सबके अपने अपने सपने थे। तो उस सपनों को साकार करने के लिए सबके हिसाब से संविधान में कुछ प्रावधान किए गए थे, कुछ नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए थे। तो जिस पर संविधान कहता है कि DPSP एक पार्ट था, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एक था फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो ये भाग 3 में था, पार्ट 3 में, और ये पार्ट 4 में था, पार्ट में। अब जो फंडामेंटल राइट था वो लीगली चैलेंजेस किया जा सकता था, यानी भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने आप को अपने मत को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की ढेर सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। उसी में कुछ समय संपत्ति का अधिकार भी था जो वर्तमान में अब लीगल राइट हो गया है। तो 7 मौलिक अधिकार उस समय आपको प्राप्त थे, 7 मौलिक अधिकार। और DPSP का मतलब था शुड बी, यानी राज्य को कैसा होना चाहिए, यानी राज्य को इस तरीके से नीतियां बनानी चाहिए, इस तरीके से कार्य करना चाहिए नागरिकों की भलाई के लिए। तो उसमें ढेर सारे प्रोविजंस थे, जिसमें पंचायती राज भी एक प्रोविजन था जो कि अब एक्ट बन चुका है। तो यानी ये इन्फोर्सेबल नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन अगर राज्य चाहे तो इसको इन्फोर्स करने के लिए विधि बना देती है अगर, तो फिर आप इसको लागू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका संरक्षक थी, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों का वो संरक्षक थी। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, तो उसके लिए नागरिक मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे और सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षण करती थी। तो उसी दौरान भारत में जब ये संविधान लागू हुआ और भारत में 1950 के बाद से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू बैठ गए। तो अब नेहरू चूंकि समाजवादी थे और उनका आज़ादी में काफ़ी योगदान था, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि जो गरीब है, तबका है, शोषित है, वंचित है, उसको भी आज़ादी महसूस हो। वो आज़ादी तब होगी जब अवसरों की समानता हो और उसको भूमि का पुनर्वितरण हो, या उसके पास ज़मीन हो, उसके पास संसाधन हो मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो उसके लिए ये हुआ कि
जमींदारों के पास जो उस समय ज़मीनें हुआ करती थी, पहले रियासत प्रथा चलती थी, जमींदार हुआ करते थे। तो ये हुआ कि हम जब ज़मीन लेंगे जमींदारों से या जो बड़े किसान थे, तब तो ज़मीन हम शोषितों को, वंचितों को या भूमिहीनों को दे पाएंगे। तो इसी तरीके से अनेक प्रकार के सुधार किए गए और संविधान में कुछ डीपीएसपी में प्रोविज़न किया गया, जिसमें डीपीएसपी का जो एक आर्टिकल था 39B और 39C, तो इसमें ये कहा गया था 39B और 39C में कि राज्य जो है वो गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए नीतियां बनाएगा, उनको सशक्त करने का प्रयास करेगा। तो चूंकि ये जो प्रोविज़न थे ये वाद योग्य नहीं है, तो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी का जो ये पार्ट है, इन दोनों के बीच टकराव देखने को मिलता है। वहीं से ये सारे जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निकल कर आते हैं, जिसमें सज्जन सिंह वाद हो गया, शंकरी प्रसाद वाद हो गया, चंपकम दोराई राजन का मामला हो गया, ये केशवानंद भारती का केस हो गया, तो सब यहीं से निकल कर आते हैं। तो इसमें जब हमारा मुख्य जो टॉपिक है केशवानंद भारती की ओर हम बढ़ते हैं, तो उसके सफ़र में जो जो चीज़ें आती गई उस पर हम भी थोड़ा नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या कि जब राज्य ने भूमि सुधार के कानून बनाने शुरू किए, भूमि सुधार में संपत्ति का रखरखाव, उसका डिजिटल लैंड का रखरखाव करना, ये सब ढेर सारी चीज़ें शामिल थी, जगबंदी जैसी चीज़ें शामिल थी। यहाँ भूमि सुधार का सिर्फ ये मतलब है, भूमि सुधार का, कि ज़मीनों का पुनर्वितरण हुआ। तो जब ज़मीनों के पुनर्वितरण के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाने शुरू हुए, तो विभिन्न राज्यों ने अपने कानून बनाए। तो उसमें सबसे पहला मामला उठा, पंजाब राज्य ने जब कानून बनाया, पंजाब राज्य ने, तो उसमें गोलकनाथ का मामला उठा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस मामले में जो गोलकनाथ बंधु थे, उनकी 500 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन थी, जिसको जो लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू जब्त कर लिया गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उनका ये तर्क था कि संपत्ति का अधिकार, इसको भी जान लीजिए आप, संपत्ति का अधिकार उस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 में था और आर्टिकल 19 के 1F में था। यानी ये था कि संपत्ति, कोई भी भारत का नागरिक संपत्ति का धारण, अर्जन या ग्रहण कर सकता है और वो उसकी रक्षा संविधान की जो संपत्ति के अधिकार की रक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो चूंकि जो गोलकनाथ बंधुओं के पास संपत्ति थी, वो संपत्ति थी उनकी खुद की, अर्जित की हुई या ग्रहित की हुई, और संपत्ति के अधिकार के कानून के तहत वो संरक्षित थी। तो जब पंजाब राज्य ने भूमि सुधार बनाकर उनकी भूमि को अधिग्रहित किया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और इस आधार पर कि हमारे संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, चूंकि डीपीएसपी का ही तो मामला था कि गरीबों में जमीन वितरित की जानी थी या भूमि सुधार किया जाना था, तो डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए आपने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच संघर्ष शुरू हुआ। तो जब इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, तो गोलकनाथ मामले में एक और मुद्दा उठा, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 कहता है कि भारतीय संविधान जो है ये भाग 20 में है, ये संविधान के संशोधन करने की शक्ति या उसके प्रावधान के बारे में है। तो इसका भी मामला उठा और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 13 है, इसमें एक आर्टिकल है 13, आर्टिकल 13। इस आर्टिकल 13 में कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा निर्मित या संसद द्वारा निर्मित कोई भी विधि या प्रक्रिया नियम या कस्टम कह सकते हैं आप, कोई कस्टम जो विधि के रूप में माना जाने वाला हो, अगर वो किसी भी हद तक, जिस हद तक ये भारत के संपत्ति के अधिकार या फंडामेंटल राइट जो भी हो, सभी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, उस
सीमा तक वो अवैध घोषित हो जाएगा। यानी अगर ऐसा कोई अधिकार, ऐसी कोई विधि संसद बनाती है या कोई भी राज्य विधानमंडल बनाता है या कोई भी नियम बनाया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो जिस सीमा तक वो विधियां उल्लंघन करती हैं वो अवैध घोषित हो जाएंगी। तो चूंकि भूमि सुधार का जो कानून था वो सरकार ने पारित तो कर दिया, लेकिन वो है तो विधि में, और विधि पारित होने के बाद वो हमारे मौलिक अधिकारों या संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने लगी। तो मामला उठा कि ये विधि जो है वो तो अवैध होनी चाहिए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर जब वो रुख किया तो फिर यहाँ मामला ये उठा कि गोलकनाथ ने एक मामला जो उठाया या जो निर्णय दिया गोलकनाथ का, तो उनका कुल मिला के निर्णय ये था कि सरकार जो है, अब सरकार ने इसमें कानून भी बना दिया था बाद में कि जो संसद द्वारा बनाई गई विधि 13 और आर्टिकल 30 के बीच जो विवाद था, उन दोनों को खत्म करने के लिए सरकार ये बोला कि आर्टिकल 13 में जो विधि बनाई जाती है वो सामान्य विधि है, और आर्टिकल 368 में जो कानून बनाए जाते हैं वो संविधान संशोधन का कानून है। तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। हम कोई विधि या प्रक्रिया द्वारा अगर मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते तो ठीक है, हम संविधान के 368 में संशोधन करके, संविधान संशोधन करके आपके मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो मामला ये गया कि क्या आर्टिकल 368 जो है उसके आधार पर अगर कोई विधि बनाई जाती है या संविधान संशोधन किया जाता है तो उससे क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार है। तो गोलकनाथ का केस था कि बिल्कुल नहीं, अगर सरकार 368 के खिलाफ कोई विधि बनाती है तो वो विधि भी आर्टिकल 13 के ही तहत विधि मानी जाएगी, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में जो फैसला दिया वो फैसला ये था कि सरकार का जो निर्णय है संविधान संशोधन करने का वो भी आर्टिकल के 13 के तहत विधि मानी जाएगी, यानी वो सरकार के विपक्ष में फैसला दिया। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इससे पहले दो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें शंकरी प्रसाद वाद था 1951 में और सज्जन सिंह का मामला था। शंकरी प्रसाद वाद गया था इससे पहले, और सज्जन सिंह का मामला। तो जब सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद का वाद गया तो इसमें भी यही मुख्यतः मुद्दा उठा, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 कि 13 के तहत जो विधि बनाने का अधिकार है या जो विधियां 13 के तहत बनाई जाती हैं वो क्या आर्टिकल 367 इसमें संविधान संशोधन है, संवैधानिक संशोधन, और आर्टिकल 13 के तहत जो है इसमें विधि। तो कोई भी जो विधि है और वो जो संविधान संशोधन है, क्या दोनों एक साथ हैं या अलग अलग हैं, और क्या संसद संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है कि नहीं, मूल अधिकार में चेंज कर सकती है कि नहीं। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये फैसला दिया कि आर्टिकल 368 के तहत जो सरकार विधि बनाएगी उसमें सरकार जो है संवैधानिक संशोधन करके मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, यानी ये सरकार के पक्ष में फैसला था। चूंकि सरकार के पक्ष में फैसला होने के बाद जब मामला आगे बढ़ा और मैंने जो आपको गोपालन वाला मामला बताया, तो गोपालन वाले मामले में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन वाले केस में ये कहा, मैंने आपको पहले बताया, गोपालन नहीं, गोलकनाथ का मामला था।
तो गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट फैसला दिया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि सरकार मूल अधिकार में संविधान संशोधन करके परिवर्तन कर सकती है, यानी संपत्ति के अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। तो अगर संपत्ति के अधिकार के साथ सरकार छेड़छाड़ कर सकती है, तब तो मामला ये बनता है कि सरकार ने जो भूमि सुधार के कानून लाए हैं, जो सुधार के जितने भी कानून लाए हैं, वो सब सही हैं। लेकिन सरकार ने इसके उलट गोलकनाथ में फैसला दे दिया कि सरकार जो है आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती, यानी मामला यहाँ ये उठा कि जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन है और आर्टिकल 13 के तहत जो सामान्य विधियां बनाई जाती हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। अगर दोनों अलग अलग होंगी तब तो सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन जब दोनों एक ही हो जाएंगी तो ये जो विधि है ये इस आर्टिकल 13 के तहत निरस्त हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 13 में सीधे से लिखा हुआ है कि कोई भी विधि, नियम, उपनियम, कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो निरस्त हो जाएगा। तो सरकार ने ये सहारा लिया कि हम संविधान संशोधन करके कोई विधि लाएंगे, वो निरस्त नहीं होगा। तो गोलकनाथ मामला में सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। तो अब ये हुआ कि अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाएगा तो हम सुधार के कोई कार्य कर ही नहीं सकेंगे। कोई जो दलित हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, अगर उनके सुधार के लिए कुछ प्रयास ही नहीं किया जाएगा तो राज्य जो है, कल्याणकारी राज्य है, वो कैसे चल पाएगा। अमीर और अधिक अमीर होते जाएंगे, गरीबों के पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसके लिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने संविधान में ढेर सारे संशोधन किए। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी संशोधन कर रखा था। तो हम देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या संशोधन किया था। उन्होंने एक 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया था और 9th शेड्यूल जोड़ दिया था, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में यह कहा गया था कि भारतीय संविधान में जो भी कानून या विधियां बनाई जाती हैं संविधान संशोधन द्वारा या आर्टिकल 13 द्वारा, उन विधियों को अगर हम 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए योग्य नहीं रह जाएगा। यानी जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोई कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करती है कि उसको बनाने की प्रक्रिया या उसकी वैधता अगर सही है तो वो कानून सही है, अगर योग्य है, वैधता अयोग्य है या कानून किसी अधिकारों का, किसी प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो अवैध हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई ही नहीं कर पाएगी, अगर 9वीं अनुसूची में कोई चीज़ डाल दिया जाएगा तो सरकार के पास स्वतंत्रता हो जाएगी कि वो मनपसंद विधियां बना सकती है, उसको 9वीं अनुसूची में डालकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बचा सकती है। तो नेहरू ने एक ये प्रावधान कर दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में ढेर सारे सुधार किए। उन्होंने 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन भी कर दिया। तो इसी में एक संशोधन ये था कि अगर हम आपकी ज़मीन हड़प रहे हैं तो उसमें अगर आपकी ज़मीन अधिग्रहित कर रहे हैं तो हम जो मुआवजा देंगे वो न्यायालय तय नहीं करेगा, वो सरकार ही तय करेगी। तो इसमें पहले क्या था कि सरकार जितना देना चाहेगी उतना ही मुआवजा देगी और जो भूमिपति हैं वो अधिक मुआवजा की मांग करते थे। तो एक इसको प्रावधान में इन्होंने शामिल कर दिया था। इसके बाद अन्य जो उनके मामले थे, 24वां संविधान संशोधन के तहत उन्होंने ये बता दिया था, 24वां जो हुआ था कि आर्टिकल 13 के तहत जो विधि है, यानी आर्टिकल 13 के तहत मान लीजिए कोई कानून बना और आर्टिकल 368 के तहत कोई कानून बना, ये दोनों अलग अलग हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट अभी तो यही मान के रद्द करती थी कि ये दोनों एक ही हैं और अगर एक है तो उसको रद्द कर देती थी। अब दोनों अगर अलग अलग हो गए तो ये संवैधानिक संशोधन हो गया, ये सामान्य विधि हो गया, दोनों अलग अलग हैं। इस कानून के तहत हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 368 के तहत संविधान में संशोधन करें तो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, जैसे भूमि सुधार के मामले में हुआ। और आर्टिकल 25 में जो है यही घोषणा हुई थी कि निजी संपत्ति की जो आपकी अधिग्रहण करने की अनुमति है, उसमें आर्टिकल 31 में यह लिखा हुआ था कि राज्य अगर आपकी संपत्ति की कुर्की करेगी या उसका अधिग्रहण करेगी संपत्ति का, तो विधि बनाकर करेगी और पब्लिक पर्पज में ही किया जा सकता है। तो इसने जो 25वां संविधान संशोधन किया, इसमें लिख दिया कि क्षतिपूर्ति जो है, मैंने अभी आपको बताया कि क्षतिपूर्ति जो आपका जो मुआवजा देगा वो संसद देगी और संसद अपने मनपसंद के हिसाब से संविधान में परिवर्तन करके आपकी जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। और 29वां संविधान था, तो 29वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी ने किया था, उन्होंने 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के लिए 2 विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया, सुधार के 2 विषय।
अब यहाँ से मामला उठेगा केशवानंद भारती का। आपने बैकग्राउंड समझ लिया कि जब भूमि सुधार का अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता है कोई। मान लीजिए आपके पास 1000 एकड़ जमीन है और हम उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिए कानून बनाकर, तो आप सुप्रीम कोर्ट के रुख ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो गया या हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया। तो इस तरीके से ये मामला हुआ। अब केशवानंद भारती का केस कहाँ से आया उसकी ओर हम लोग रुख करते हैं। तो केशवानंद भारती जो है केरल के मठ के शंकराचार्य थे। केरल के मठ के शंकराचार्य थे। अब केरल के मठ के जो केशवानंद भारती जो थे वो केरल के मठ के शंकराचार्य थे और मठ में ज़मीन थी, लगभग 500 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन थी और उसी ज़मीन के आधार पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती थी, उससे मठ को पैसा आता था। तो जब केरल भूमि सुधार अधिनियम आया, भाई हर राज्यों ने अपने अपने सुधार के लिए कानून बनाए, तो केरल ने भी बनाया केरल भूमि सुधार एक्ट आया 1963 में। तो जब केरल भूमि सुधार एक्ट 1963 में लागू हुआ तो उसके तहत शंकराचार्य के जो मठ की जो जमीन है वो अधिग्रहित कर ली गई और ये एक बाउंडेशन बना दिया गया कि आपको 30, उस समय ये प्रक्रिया थी कि आपको 30 एकड़ से ज़्यादा जमीन एक व्यक्ति अगर भाई है तो वो नहीं रख सकता, तो कुछ जमीन छोड़कर बाकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई राज्य द्वारा। तो ये जो है केशवानंद भारती जी सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए और उन्होंने फिर से उसी को चैलेंज किया, आर्टिकल 368, यानी आपको आर्टिकल 368 जो है और आर्टिकल 13 और ये संपत्ति का जो अधिकार था उसको लेकर 31 में जो था आर्टिकल में। तो अब मामला ये हुआ कि उन्होंने ये तर्क दिया कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं, जो केरल भूमि सुधार एक्ट है वो उसकी वैधता नहीं है, ये एक्ट ही गलत है, तो हमारी भूमि का अधिग्रहण आप कैसे कर सकते हो। दूसरा, हमें संपत्ति का अधिकार है, तो इस तरीके से अगर आप हमारी संपत्ति को छीनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच बैठी 1973 में। 1973 ये सन आप याद रखिएगा, 1973, 13 जजों की बेंच, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। जब कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई मामला जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल 13 जजों की जो बेंच बैठी उसने इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया और उसने अपने पूर्व के फैसलों पर भी विचार किया। अब जो मेन मामला आता है इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में क्या विचार किया, तो इसने विचार किया आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 इस पर और आर्टिकल 13 पर। मेन विवाद इस पर हुआ और 2-3 मुद्दे और उठ कर आए, जिसमें गोलकनाथ का केस था, मामला था, और आर्टिकल 24वां, 25वां और 29वां संशोधन भी था। इन सब पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने लाइन से 3-4 मुद्दों पर उन्होंने सुनवाई की और एक विस्तृत निर्णय दिया, जो निर्णय केशवानंद भारती के निर्णय के नाम से और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से फेमस हुआ, जिसके बारे में हम इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आर्टिकल 368 को लेकर उसने फैसला दिया कि सरकार जो है वो आर्टिकल 368 का उपयोग करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है किसी भी स्थिति में। बाकी वो चाहे मनपसंद अपने कोई भी परिवर्तन कर सकती है। तो यहीं से आया बेसिक स्ट्रक्चर, यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का मामला आया। इसके बाद आर्टिकल
13 के तहत जो विधि है और आर्टिकल 368 के तहत जो विधि है, दोनों में अंतर किया। इसके बाद गोलकनाथ का मामला जो था, उसमें गोलकनाथ ने ये कहा कि जो है आर्टिकल 368 के तहत हम मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है सरकार, या संविधान के किसी विभाग में वो संशोधन करने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसको निर्णय को दुरुस्त कर दिया गया केशवानंद भारती केस में, और कहा गया कि आर्टिकल 368 के तहत सरकार संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, सिवाय कि बेसिक स्ट्रक्चर के प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ किए बिना। इसके बाद संविधान संशोधन 24 जो है, 25 जो है, 29 है, इसको वैध ठहराया गया। लेकिन इसमें एक चीज कहा गया कि जो 9th शेड्यूल है, जो 9वीं अनुसूची है, इसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती थी। इसकी जुडिशियल रिव्यू अभी तक नहीं की जा सकती थी। अगर कोई कानून संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो वो न्यायपालिका के पास नहीं जा सकता है, फिर उस पर न्यायपालिका सुनवाई नहीं कर सकती। तो न्यायपालिका ने कहा कि अब इस अनुसूची की जुडिशियल रिव्यू हो सकेगी। इसी फैसले में कहा, यानी यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू उसकी 9वीं अनुसूची की जो है, उसकी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की है या नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करने की पावर अपने हाथ में ले लिया, और ये एक फैसला दे दिया कि 1973 से पहले के जो मामले हैं उस पर तो हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन 1973 के बाद जो मामले आएंगे 9वीं अनुसूची में, उसका भी हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। यानी ये जो सरकार के हाथ में मामला था कि सरकार किसी भी विषय को 9वीं अनुसूची में डाल देती थी और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, तो अब वो 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इस तरीके से उसने बहुत अच्छे से केशवानंद भारती केस में फैसला सुनाया। यानी वो फैसला क्या था, सरकार के जो 3-4 संशोधन थे उसको भी मान्य कर लिया, और सरकार को संविधान में के 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति भी प्रदान की गई। लेकिन एक मूल ढांचा बना दिया गया, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था। अब ये मूल ढांचे में क्या क्या है, ये संसदीय शासन, संघात्मक शासन, लोकतंत्र, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया का मतलब कि जो बेसिक निर्वाचन प्रक्रिया है वो, यानी राजतंत्र की और लोकतंत्र की निर्वाचन प्रक्रिया, और भी ढेर सारे इसमें विषय, जिसमें इसमें संप्रभुता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, इन जैसे ढेर सारे कानूनों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। और कोई भी विषय बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा या नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। ये महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह तय करेगी कि कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। और उसने एक और शब्द भी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया कि संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति। सीमित शक्ति, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि संविधान में मनमाने तरीके से अगर संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश करेगी अगर सरकार, तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना जाएगा और वो करने का अधिकार नहीं है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मामला यही हुआ कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है, ऐसे मूलभूत कुछ नियम हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने जाते हैं। सरकार किसी भी अधिकार का प्रयोग करके, किसी भी अनुच्छेद का प्रयोग करके उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है, संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह है बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब मामला कहाँ से उठा, वहाँ को रिलेट करते हैं हम लोग। मामला यह उठा था कि भारत के उपराष्ट्रपति जो थे उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि सरकार जो है बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मूल ढांचे का प्रयोग करके कि ये कोई भी प्रावधान है जो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, उसके तहत भारत की जो संविधान संशोधन है उसको रद्द कर देता है। तो NJAC नाम का एक एक्ट बना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो अभी तक जो न्यायिक नियुक्तियां होती थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके लिए पावर है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है उसके तहत नियुक्तियां होती हैं। और जो NJAC का मामला था, NJAC बना था जो कमीशन, उसमें यह था कि कुछ सरकार के आदमी होंगे, कुछ स्वतंत्र न्यायविद होंगे और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। एक
फ्रेमवर्क तय करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे, वो कमीशन तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसे जज बनना है, किसे नहीं बनना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया और कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। तो इसी पर विवाद उठा और इसी की वजह से जो भारत के उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका पर आरोप भी लगाया कि संसदीय संप्रभुता को कम करने का प्रयास कर रही है न्यायपालिका हमारी। तो ये रहा आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर और केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में ये बेसिक स्ट्रक्चर का फैसला आया था, इसलिए इसे केशवानंद भारती केस कहते हैं। 1973 का मामला है और केरल राज्य के खिलाफ आया था, इसलिए इसको कभी कभी केशवानंद भारती स्टेट वर्सेस केरल राज्य बोलते हैं। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने मिनर्वा मिल्स मामला जो था उसमें 1980 में राजगोपालन वाला मामला था, उसमें भी इसने बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सटेंड किया। इस पर स्पष्ट तरीके से अपनी राय रखी कि बेसिक स्ट्रक्चर का ही मामला है और बेसिक स्ट्रक्चर में नई नई चीज़ें ऐड करते गए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का मामला था। आप सब बहुत विस्तार से बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और अपनी तैयारी के दौरान आप ऐसे करंट अपडेट को, जो करंट के मैटर हैं, उसको अपने स्टैटिक पोर्शन से अपडेट करके तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में बहुत संक्षेप में इसको बताया है। खैर ये मामला काफ़ी लंबा होता है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैंने थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको बताया है कि है क्या मामला ये। आप हमारे चैनल के अगर नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे नॉलेज वाले वीडियो आपके बीच उपस्थित होते रहें। आपने इतने प्यार से इसको देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।